गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टडी में आज मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक 5 ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास, जिसके अंदर आज हम बक्सर के युद्ध से लेकर स्वतंत्रता तक भारत के अंदर ब्रिटिश शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो भी निर्णय लिए गए या नीतियां बनाई गई थी उनको देखेंगे। सबसे पहले हम की पृष्ठभूमि देखते हैं। इसके अंतर्गत यह है भारत को एक आत्मनिर्भर इकाई माना जाता था और उसकी आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार गांवों का आर्थिक रूप से सक्षम होना था, जहां आपसी सहचर्या के आधार पर कार्य किया जाता था। यानी अंग्रेजों के आगमन से पूर्व मध्यकाल के अंदर भारत को आर्थिक आधार से सक्षम माना जाता था। भारत की स्थिति को हम उस सत्य से पर देख सकते हैं कि जब प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी भारत का जो व्यापार संतुलन था वो भारत के पक्ष के अंतर्गत था। विदेशी यात्री बर्नियर ने कहा था कि विश्व का सारा सोना चांदी घूमकर भारत में एकत्रित हो जाता है। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी लगभग 25% थी। पुनर्जागरण के दौर में मुख्यतः पश्चिमी यूरोपीय देशों में जब वणिक पूंजीवादी विचारधारा लोकप्रिय होने लगी तो यूरोपीय देशों को महसूस होने लगा कि भारत जैसे देश के संसाधनों तक पहुंच बनाकर अपने विकास को अधिकतम दीर्घकालिक बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, स्वीडिश और डेनिश जैसी कंपनियां भारत आई और अंत के अंदर ब्रिटिश शक्ति ने भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। स्वाभाविक था कि यह ब्रिटिश हितों के अनुसार वे भारत की आर्थिक नीतियों को रूपांतरण देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत आर्थिक रूप से सक्षम था और गांव भारत के अंदर आर्थिक रूप से इकाई माने जाते थे। अर्थव्यवस्था की इकाई गांव से ही शुरू होती थी। पूर्व में भारत का आयात कम और निर्यात ज्यादा था। जब विदेशी लोग भारत से सामान खरीदने आते तो उन्हें भुगतान के तौर पर सोना या चांदी भारतवासियों को देना पड़ता था। वह 70वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का प्रवेश भारत में हुआ और भारतीय संसाधनों की क्षमता, यहाँ की अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत पर एकाधिकार की इच्छा करने लगे और भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूपांतरण राजनीतिक शक्ति के रूप में हो गया। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने हितों के अनुसार भारत को अपना पूर्ण उपनिवेशवाद 3 चरणों के अंदर बना डाला था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, भारत विभिन्न प्रकार के साम्राज्यों के अंदर बटा हुआ था। मुगल सत्ता जो थी वो कमजोर हो रही थी उत्तर मुगल काल के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फायदा उठाया और बंगाल से इसकी शुरुआत की और अंततः उन्होंने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के अंदर फैला दिया था। इसे फैलाने के बाद उन्होंने 3 चरणों के अंदर भारत को पूर्ण उपनिवेशवाद बनाने की योजना बनाई, जिसके अंदर पहला चरण 1757 से 1853 जिसके अंदर क्रूर लूट की गई थी, दूसरा 1853 से 1857 और तीसरा 1947 तक था। 3 चरण थे। प्रथम चरण के अंदर बलपूर्वक लूट की गई, एकाधिकार राजकोषीय नियोजन का दौर कहलाया, युद्धों समझौतों संधियों के द्वारा लूट की गई। बंगाल विजय के बाद यहाँ की पूंजी व संसाधनों को ब्रिटेन भेजा जाने लगा। बंगाल के राजकोष या विदेश को बंगाल में नियोजित न करके उसे भी ब्रिटेन भेजा जाने लगा। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। एक आंकड़े के अनुसार 1772 तक 18 मिलियन पाउंड की निकासी की गई, जिसका प्रभाव यहाँ पड़ा कि बंगाल अब गरीबी, भूखमरी और अकाल जैसी समस्याओं से जूझने लगा। इस दौर में कोई सामाजिक प्रशासनिक सुधार नहीं किए गए। यद्यपि बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय, कलकत्ता में मदरसा
और एशियाटिक सोसाइटी जैसी संस्थाओं की स्थापना तो की गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम चरण के अंदर जब इलाहाबाद की संधियाँ शुरू हुई अक्टूबर 1765 के अंदर, तब बंगाल के अंदर उन्होंने द्वैत शासन लागू किया। राजस्व संबंधी जो भी मामले थे उन्होंने अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिए और न्याय जैसी व्यवस्था उन्होंने बंगाल के नवाबों को दे दी थी। वहाँ से लेकर 1813 तक उन्होंने विभिन्न प्रकार की संधियाँ की, समझौते किए, युद्ध के द्वारा उन्होंने जो भी लूट मार की उन सबको उन्होंने ब्रिटेन में भेजा, ब्रिटेन में ही निवेशित किया। अब है दूसरा चरण, जिसे कहते हैं मुक्त व्यापार का दौर। मुक्त व्यापार को अपनाने के पीछे मुख्यतः दो उत्तरदायी कारण थे। पहला था कि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति सफल हो चुकी थी। वहाँ एक नया संपन्न वर्ग, मध्यम वर्ग पैदा हुआ, जिसने ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला कि भारत का बाजार सभी के लिए खोला जाए, अन्यथा औद्योगिक क्रांति की सफलता दीर्घकालिक नहीं रहेगी। दूसरे चरण के अंदर यह देखा जाता है कि जो उनके कारण है उनका ये है कि सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के नए नए आविष्कार किए गए, भाप के इंजन, सबसे ज़्यादा जो आविष्कार थे वो कपड़े क्षेत्र के अंदर कपड़ों की औद्योगिक मिलें स्थापित की गई थी, सूती वस्त्र काटने जैसी मिलें। दूसरा था कि एडम स्मिथ द्वारा प्रचारित हस्तक्षेप का सिद्धांत, जो लोकप्रिय हो रहा था, जिसके अंदर था कि बाजार के मामलों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों ने इस सिद्धांत पर मुक्त व्यापार को अपनाया। एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं, उन्होंने हस्तक्षेप का सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। उनका सिद्धांत ये कहता है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों के मामले में बिल्कुल भागीदारी नहीं लेनी चाहिए, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। और 1853 के अंदर जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत उन्होंने भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था चाय और चीन दोनों के अलावा समाप्त कर दिया था। और इसी को 1833 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः राजनीतिक एकाधिकार समाप्त नहीं किया, राजनीतिक एकाधिकार बनाए रखा, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया था। अब है कि मुक्त व्यापार की जो नीति थी उससे क्या क्या प्रभाव थे। तो अंग्रेजों ने वास्तव में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई और आयात निर्यात की दरें अपने अनुकूल बना दी। उन्होंने एक तरफा मुक्त व्यापार रखा, यानी ब्रिटेन से जो भी भारत के अंतर्गत सामान आएगा उन पर उन्होंने किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया, लेकिन भारत से अगर ब्रिटेन जाएगा तो वहाँ पर उन्होंने ऊंची दरें लगा दी थी, जिसके कारण जो हथकरघा उद्योग से संबंधित जो भी उत्पाद थे वो उनकी कम जरूरत होने लगी। ब्रिटिश सामग्री को तो उन्होंने भारत के बाजार में चारों तरफ पहुंचा दिया, लेकिन भारतीय वस्तुओं की पहुंच को ब्रिटिश भारत में भी प्रभावित कर दिया था। इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति से विश्व के घर को अपने कपड़ों से भर दिया। जब ब्रिटेन के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति सफल हो गई तो कच्चे माल की सहज उपलब्धता पर भी निर्भर रहना जरूरी था। अगर भारत की जो जलवायु थी, विविध प्रकार की जलवायु थी, दूसरे चरण के अंदर कृषि उपनिवेश बनाया भारत को, विभिन्न नकदी फसलों की खेती कराई जाने लगी। अब भारत में कपास नील खेती भी महत्वपूर्ण हो गई थी। यानी मुक्त व्यापार की नीति के प्रभाव से यह था कि भारत के अंदर नकदी फसलों की खेती शुरू होने लगी, क्योंकि अब ब्रिटेन के औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की जरूरत थी। भारत की जलवायु विभिन्न प्रकार की थी, जिस कारण यह कच्चे माल के उत्पादन में भी अनुकूल था। चौथा प्रभाव, भारत के परंपरागत हथकरघा उद्योगों का गला घोट दिया गया। शहरी कारीगर काश्तकार या तो पुनः गांव की ओर लौटने को विवश हो गए या भुखमरी का सामना करते हुए अकाल मृत्यु का शिकार हो गए। अंग्रेजों ने जिस बर्बरता से भारतीय उद्योगों का दमन किया उसके कारण भारी संख्या में कारीगरों की मृत्यु हुई। इसी संदर्भ में विलियम बेंटिक ने कहा, भारत के मैदानों में बुनकरों तंतुओं की हत्या सर्वथा इस तरफ फैली है कि वहां के मैदान चांदी जैसे चमक रहे हैं। तो चौथा प्रभाव है इसके अंतर्गत यह है कि अंग्रेजों ने
जो भारत के अंतर्गत सूती वस्त्र, हथकरघा उद्योग से संबंधित वस्तुएं थी, उन सब पर ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। अगर वो भारत से बाहर जाए तो बहुत ज़्यादा महंगी बिकनी शुरू हो गई। लेकिन जो उद्योगों की क्रांति से जो निर्मित वस्तुएं थी, कपड़े थे, वो बहुत सस्ते दरों पर उपलब्ध हो रहे थे, जिस कारण भारत के जो कारीगर थे उनके व्यापार धंधे चौपट हो गए। अब उन्होंने गाँवों की ओर लौटना प्रारंभ कर दिया और कुछ जो गाँवों की ओर नहीं लौटे वो अकाल भुखमरी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब दूसरे दौर के अंतर्गत ब्रिटिश शक्ति इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसने सामाजिक आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसी दौर के अंदर 1829 के अंदर विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1858 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए। 1843 में एलनबरो ने दास प्रथा को भी भारत के अंदर प्रतिबंधित कर दिया था। अब है तीसरा चरण, यह है द्वितीयक पूंजीवाद कहलाया। यह पूंजीवादी व्यवस्था का स्वाभाविक विकसित चरण होता है, जिसमें निवेश के आधार पर अधिक पूंजी कमाने का उद्देश्य निहित होता है। अब 1860 के बाद जो उपनिवेशवाद का जो चरण था वो था द्वितीयक पूंजीवाद या वाणिज्य पूंजीवाद। इसके अंतर्गत यही है कि व्यापारियों के द्वारा किसी क्षेत्र में निवेश किया जाता था। जिस क्षेत्र में निवेश किया जाता था वहाँ की सत्ता के द्वारा व्यापारियों को अधिक पूंजी या लाभ दी जाती थी। विद्रोह के बाद अपने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को उदारवादी रूप देना प्रारंभ कर दिया, जिससे भारतीयों को असंतोष को कम किया जा सके। तीसरे चरण को अपनाने के कारण यही थे कि 57 की क्रांति हो रखी थी, जिसका उन्होंने सोचा कि अब भारतीयों के असंतोष को कम करना जरूरी है। सुएज नहर को खोल दिया गया था, जिस कारण एशिया और यूरोप के बीच की दूरी आधी हो गई थी। इससे अंग्रेजों को यह भय होने लगा कि अन्य यूरोपियन देश भी अब प्रतिस्पर्धा करेंगे और वे किसी भी कीमत पर भारत को खोने को तैयार नहीं थे। भारतीय अवसंरचना में निवेश कर अधिक लाभ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण और कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति को भी आसानी से बनाए रखा जा सकता था। अतः हम कह सकते हैं कि तीसरा जो चरण था उस चरण सबसे महत्वपूर्ण चरण था। तीसरे चरण से सबसे ज्यादा लूट की गई थी, क्योंकि उन्होंने व्यापारियों से या ब्रिटिश पूंजीपति से उनसे पहले एक समझौता कर लिया कि अगर वो भारत के अंदर पूंजी निवेश करेंगे तो उन्हें 5% या 10% अत्यधिक लाभ दिया जाएगा, रिटर्न दिया जाएगा। जिस कारण भारत के अंदर अवसंरचना जैसे रेल, सड़क, बंदरगाह, बीमा, आधुनिक उद्योगों में निवेश करना प्रारंभ हुआ। किंतु ये सभी जो निवेश हो रहा था आधुनिक अवसंरचना के अंदर, इनका उद्देश्य केवल और केवल औपनिवेशिक स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति करनी थी। इसलिए उन्होंने सीमित और नियंत्रित उद्योगों की स्थापना को भी बढ़ावा दिया था। इस तरह अंग्रेजों ने भारत को 3 चरणों में अपना पूर्ण उपनिवेशवाद बना दिया। अब भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादक और ब्रिटिश निर्मित सामग्री के लिए बाजार तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों के निवेश हेतु सर्वाधिक निर्णायक केंद्र बन गया था। अतः हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के तीनों चरणों से अब जो ब्रिटेन में उद्योग लगाए गए थे उन उद्योगों के अंदर जो कच्चे माल की आवश्यकता थी वो भारत से पूरी होती थी। उद्योगों से जब सामान निर्मित हो जाता था उसको बेचने के लिए भारत में बड़े बड़े बाजार थे और उनसे जो लाभ कमाया जाता था उस लाभ को वापस कहीं निवेश करना था तो भी वो भारत में ही करते थे। अब है अर्थव्यवस्था के अंदर रेलवे, यानी रेलवे का विकास कैसे हुआ, रेलवे के फैलने से क्या क्या भारत पर प्रभाव पड़े, क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या था। रेलवे को सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने
शुरू किया था। रेलवे की नींव रखे जाने को ऐतिहासिक माना जाता है। आधुनिक संकल्पना के अनुसार किसी भी देश में रेलवे का प्रवेश वहाँ आधुनिकीकरण का सूचक होता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों की औद्योगिक क्रांति में रेलवे की भूमिका अविस्मरणीय रही, किंतु भारत में रेलवे की स्थापना आधुनिकीकरण की बजाय औपनिवेशिक शिकंजा कसने का उपकरण साबित हुई। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों का मंतव्य सकारात्मक न होकर ब्रिटिश हितों से प्रेरित था। ब्रिटेन ने निजी व सार्वजनिक निवेश पर गारंटी युक्त ब्याज दिया, इसलिए इन निवेशकों को घाटे के बावजूद 5% ब्याज लौटाया गया था। यानी जिन लोगों ने भारत के अंदर रेलवे जैसे इंफ्रा के अंदर निवेश किया था, उनको जब घाटा हुआ तब भी उन्हें 5% ब्याज के साथ उनके धन को लौटाया गया था। पहले हमने पढ़ा था कि जो भारत के जो गांव थे वो स्वयं एक आर्थिक इकाई के रूप में थे। इस कारण गांवों से कच्चे माल को ले जाना अंग्रेजों की प्राथमिकता थी, अतः दूरस्थ गांवों से माल को बाजार लाने की प्रेरणा ने रेलवे के विकास को बढ़ावा दिया। तीसरा, अंग्रेज जानते थे कि गांवों की अर्थव्यवस्था को नष्ट किए बगैर ब्रिटिश स्वार्थों की हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं, अतः अंग्रेजों ने गांव के बंद फौलादी दरवाजों को तोड़ दिया जो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर सकते थे। यानी अब जब कच्चा माल गांव से उत्पाद बनते थे, उन सबको रेलवे के माध्यम से बहुत ही कम समय में कम लागत के अंदर बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सकता था। तीसरा, विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना को तेजी से प्रकाशित करने के लिए रेलवे का प्रसार किया। जब 1857 की क्रांति हुई तो यह पता चल चुका था कि अब विद्रोह बहुत आसानी से चलाया जा सकता है। लोग तो और ज्यादा जागरूक हो चुके थे, तो उन्होंने सेना को प्रसार करने के लिए भी रेलवे का विकास किया। इस प्रकार अमेरिका, जापान, जर्मनी में रेलवे ने जो कर दिखाया ऐसा भारत में नहीं कर पाए, क्योंकि यह तो औपनिवेशिक स्वार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी का मुख्य कारण रेलवे ही बना। यद्यपि रेलवे से जुड़े अन्य सहयोगी कारखानों की स्थापना ने भारत में क्रमशः इस चेतना को अवश्य जन्म दिया कि भारत का वास्तविक विकास तभी संभव होगा जब यहाँ अवसंरचनात्मक और औद्योगिक विकास किया जाएगा। जैसे कि जब रेलवे के विकास हुए और तब रेलवे की लाइन बिछाने के लिए लकड़ी या लोहे की पटरियों की आवश्यकता हुई, तब भारत के अंदर इन उद्योगों की स्थापना की गई। डिब्बे बनाने के लिए लोगों को रोजगार मिले, तब यह माना जाने लगा कि अगर भारत का विकास करना है तो भारत के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। सकारात्मक चीज जो है वो ये है कि रेल के कारण भारत में यातायात और परिवहन की गतिशीलता बढ़ी, अलग अलग क्षेत्रों का एकीकरण हुआ और भारतीय समाज में जो जातिवाद, अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों पर भी प्रहार हुआ। रेलवे विकास को उदारवादी नेताओं ने महत्वपूर्ण मानकर ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की, किंतु तिलक जैसे उग्रवादी नेताओं ने कहा इस पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरों की बीवी को गहनों से सजा हुआ देखना। सकारात्मक पहलू यह है कि जब रेलवे का विकास हुआ तो विभिन्न क्षेत्रों के लोग आपस में मिलने जुलने लगे। वो एक ही रेलवे की डिब्बे में बैठे, तब जो कुरीतियां थी, अस्पृश्यता, जातिवाद, उन पर भी प्रहार होने लगा। लोग ब्रिटिश सत्ता की ज्यादा आलोचना करने लगे। नेता भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आसानी हुई उन्हें भी। अब है धन की निकासी का सिद्धांत, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत को ब्रिटिश संसदीय समिति के समक्ष राजा राममोहन राय ने उठाया था। नौरोजी ने इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया लेख में सर्वप्रथम दोहन के सिद्धांत का वर्णन किया था, लेकिन इसका सब विस्तार पूर्वक वर्णन पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल
इन इंडिया के अंदर किया था। अब है कि धन की निकासी का सिद्धांत क्या है। अर्थशास्त्र परिभाषा के अनुसार यदि किसी देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल यानी आयात निर्यात से अधिक हो तो उसे धन की निकासी का कारण माना जाता है। किंतु ऐतिहासिक संदर्भ में धन की निकासी की परिभाषा और विशेष हो जाती है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की संपत्ति जबरन ब्रिटेन भेजी जाती रही और बदले में भारत को किसी भी प्रकार का आर्थिक व भौतिक लाभ नहीं हुआ। अतः दादा भाई नौरोजी ने बलपूर्वक एकतरफा धन की निकासी का विश्लेषण किया था। धन निकासी प्रक्रिया। अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के दौर में बंगाल जैसे समृद्ध प्रांतों में राजकोट से अधिशेष और उसके बाजार पर नियंत्रण स्थापित करके धन की निकासी की नींव रखी। युद्ध, समझौतों, संधियों के द्वारा भारतीयों से धन वसूला गया और अंग्रेजों का शासन इससे व्यवस्थित होता गया। आर्थिक प्रशासनिक नीतियां लागू की गई। भारत से वसूली गई संपत्ति को इंग्लैंड भेजा जाने लगा और अंग्रेजों की लूट का प्रबल उदाहरण 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैत शासन को लागू करना भी था। धन की निकासी का प्रमुख अवयव गृह व्यय, जिसके अंतर्गत भारत में असैनिक व्यय के रूप में अधिकारियों तथा अन्य ब्रिटिश कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व वर्दी भत्ते को दिया जाना था। कंपनी के शेयरधारकों को अधिक लाभांश दिया था। सार्वजनिक निवेश पर ब्रिटिश निवेशकों को गारंटी युक्त ब्याज देना, जैसे रेलवे के अंदर 5% ब्याज दिया गया था। ब्रिटेन में इंडिया हाउस की स्थापना की कर भारत के नाम पर अनैतिक खरीद की गई। भारत से बाहर लड़े गए युद्धों का बोझ भी भारतीय रोज कोष पर डाल दिया गया था। धन की निकासी में होमचार्ज का महत्व निरंतर बढ़ता गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यह 10% से 13% तक था, किंतु विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ये 40% तक जा पहुंचा। यानी जो धन की निकासी किस प्रकार की गई थी वो हमने 4 पॉइंट देखे थे। सबसे पहला था कि जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उनको भारत के राजस्व से भुगतान किया जाता था। जो ब्रिटिश वालों ने भारत में निवेश किए उन पर भी ब्याज वगैरह वो भी भारत के राजस्व से इंडिया हाउस के नाम पर खरीद की गई। इंडिया हाउस की पूर्ति भी भारतीय राजस्व से होती थी और जो युद्ध लड़े गए उनसे। अब है कि अब धन की निकासी से क्या क्या प्रभाव पड़े। तो भारत में पूंजी उपलब्धता कम होने लगी। जब ये पूंजी उपलब्ध कम हुई तो उत्पादक कार्य में निवेश नहीं किया जा सका, औद्योगिक इकाई नहीं लगाई जा सकी, जिस कारण भारत गरीबी के दुष्चक्र में फंसता चला गया। नौरोजी के अनुसार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग 150 करोड़ पाउंड की निकासी की गई और भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 30 रुपये पर सिमट गई। दूसरा प्रभाव, भारत से भेजे गए धन को अंग्रेजों ने ऋण के रूप में पुनः भारत में भेजा, जिस पर अधिक ब्याज का निर्धारण कर धन की निकासी को अधिक बढ़ावा दिया। इस संदर्भ में धन की निकासी को नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट, एविल्स ऑफ ऑल एविल्स कहा था। अब जो तीसरा प्रभाव था, धन की निकासी के फलस्वरूप भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगी। परंपरागत उद्योगों को बलपूर्वक नष्ट कर औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार उद्योगों की स्थापना और संरक्षण न दिया जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था को परजीवी बना दिया। चौथा प्रभाव, धन की निकासी केवल पूंजी या संपत्ति के रूप में नहीं की गई, बल्कि खाद्यान्न भी जबरदस्ती ब्रिटेन भेजा गया और यहाँ तक कि अकाल या आपदा के समय जब भारतीयों को इसकी अधिक जरूरत थी अपने औद्योगिक मजदूरों के लिए, इसे ब्रिटेन भेजकर भारत में भुखमरी की स्थिति को और बढ़ा दिया। नौरोजी के अनुसार धन की निकासी ने भारत की संपन्न अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर दिया और भारत गरीबी, अकालों, भुखमरी का देश बनकर रह गया। नौरोजी ने धन की निकासी सिद्धांत का भारत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को इतना मार्मिक और सजीव विश्लेषण किया कि जागरूक भारतीयों को यह एहसास होने लगा
कि औपनिवेशिक शासन भारत को आधुनिक बनाने का कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि संसाधनों का शोषण और धन की निकासी से हमें गरीबी व बेरोजगारी की ओर धकेल रहा है। भारतीयों की इस चेतना ने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया और अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के विरुद्ध भारतीय हितों की रक्षा के लिए भारतीयों को एकजुट करने में मदद मिली। इस प्रकार हमने धन के निकासी सिद्धांत को भी देख लिया। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, भारतीय कृषि से संबंधित भू राजस्व की नीतियों को अंग्रेजों ने किस प्रकार लागू किया था। वैसे भी हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। राजस्व का प्रारंभिक स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। तो जब भारत के अंदर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने औपनिवेशिक हितों के अनुसार विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में भू राजस्व की विभिन्न नीतियां लागू की। जब 65 में इलाहाबाद की संधि से दीवानी मामलों का अधिकार प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के भू राजस्व मामले में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और पहली बार भू राजस्व को वॉरेन हेस्टिंग्स ने व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय योजना को सामने लाई, किंतु वो असफल रही, इसलिए एक वर्षीय व्यवस्था में रूपांतरित कर दिया और इसे इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया, किंतु यह भी सफल रूप नहीं ले सकी थी। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर अधिकार कर लिया और 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार भी अपने हाथ में ले लिए, तो उन्होंने सबको गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने सबसे पहले पंचवर्षीय योजना को अपनाया, इसे एक वर्षीय योजना के रूपांतरित कर दिया, क्योंकि ये सफल रूप नहीं ले सके थे। तब 1790 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया था। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और जमींदारों के साथ राजस्व व्यवस्था ने 10 वर्षीय व्यवस्था लागू की, किंतु इस स्थायी बंदोबस्त को 1793 में स्थायी कर दिया गया था और इसे स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट या इस्तमरारी बंदोबस्त भी नाम दिए गए थे। अर्थात अब कभी भी अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी मद्रास और बनारस में भू राजस्व की दर को कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 90% हिस्से पर लागू की गई थी। अब है कि इस व्यवस्था को लागू करने के क्या कारण थे। तो इस व्यवस्था को अपनाने का मुख्य कारण अधिकतम राजस्व वसूली और इसकी निरंतरता को बनाए रखना था, क्योंकि अंग्रेजों को यह एहसास था कि साम्राज्य विस्तार प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए ठोस आर्थिक आधार का होना आवश्यक था। यानी स्थायी बंदोबस्त को लागू करने का यही था कि अगर वो एक दर को निश्चित कर देंगे और इसे कभी भी घटाएंगे या बढ़ाएंगे नहीं, तो उन्हें प्रति वर्ष एक निश्चित राशि प्राप्त हो सकेगी, जिस कारण वो आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां या सामाजिक विस्तार को भी निरंतर बनाए रख सकते हैं। इस व्यवस्था में उन्होंने जमींदारों को अपना सहायक चुना, क्योंकि अंग्रेज भारत जैसे देश में अभी नए थे, कृषि व्यवस्था से कुछ ज्यादा वाकिफ नहीं थे, अतः उनकी व्यवस्था थी कि आर्थिक प्रशासनिक कार्यों में किसी भारतीय वर्ग का सहयोग मिले। यदि उन्हें किसी भारतीय वर्ग का सहयोग मिलेगा, तब जो विद्रोह के समय भी वो उन वर्ग से सहयोग भी ले सकते हैं। बंगाल में पहले से भी जमींदार वर्ग उपस्थित था, आर्थिक व प्रशासनिक दायित्व भी निभाता था, अतः उन्हें अपना सहयोगी बनाने में गांवों में शांति व्यवस्था भी बनाए रखी जा सकती थी। अगर कभी विद्रोह भी होगा तो वे जमींदारों के विरुद्ध करेंगे, न कि ब्रिटिश शासन के प्रति। ब्रिटिश विद्वानों के अनुसार जमींदारी स्थायी बंदोबस्त को अपनाने के पीछे उनकी प्रेरणादायक सकारात्मक सोच थी कि जमींदार अपने क्षेत्र में सिंचाई, उर्वरक, नई तकनीक का प्रयोग कर कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्थायी बंदोबस्त होने से किसानों को निश्चितता रहेगी जिसकी उन्हें कितना लगान देना है। अंग्रेजों ने इसे
श्रेष्ठतम मंतव्य से प्रेरित बताया। अंग्रेजों को अपने कर्तव्य के लिए स्थायी आय प्राप्त होगी, जिससे वे निश्चित होकर अपने लाभ हेतु संसाधन बना सकेंगे। अब एक स्थायी बंदोबस्त के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे या क्या नियम थे। सबसे पहला यही नियम था कि जो राजस्व वसूली का कार्य जमींदार करेगा वो 10/11 भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे और शेष 1/11 भाग अपने पास रखेंगे। जो राजस्व की दर थी वो सामान्यतः 50% मानी गई थी, किंतु ये कभी स्पष्ट नहीं थी, जिस कारण किसानों से ज्यादा वसूली होती रही। 1794 में इसमें संशोधन करके सूर्यास्त नियम लाया गया। सूर्यास्त नियम यह कहता है कि यदि सूर्यास्त होने से पहले जमींदार राजस्व जमा करने में असफल रहा तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। 1799 से 1812 के संशोधन के द्वारा यह प्रावधान लाया गया कि यदि कोई किसान लगान देने में असमर्थ रहा तो न्यायालय की पूर्व अनुमति के भी जमींदार उसकी चल और अचल संपत्ति को जब्त कर सकेंगे। अब है कि स्थायी बंदोबस्त के क्या क्या प्रभाव पड़े। तो पहला प्रभाव था कि जमींदार मध्यस्थ वर्ग के रूप में उभरा। परंपरागत जो जमींदारों के साथ किसानों के संबंध थे माई बाप वाले, वो अब संबंध खत्म हो गए। जमींदार वर्ग अब शोषणकारी वर्ग के रूप में उभरने लगा। सूर्यास्त के नियमों से जमींदारी नीलामी प्रक्रिया आरंभ हुई और गैर जमींदार वर्ग भी नीलामी में भाग लेकर जमींदार बनने लगा। इसे अनुपस्थित दूरवासी जमींदार वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग को न तो कृषि पद्धति की जानकारी थी, न ही कृषकों के हितों से मतलब था। उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना था। जब इन जमींदारों ने लगान वसूली को प्रभावी बनाने के लिए अपने जमींदारी क्षेत्र में एजेंट रखने शुरू कर दिए तो इसमें उप सामंतरीकरण को बढ़ावा मिला। किसानों का शोषण और बढ़ता गया। यह इतना कष्टकारी था कि यह कहा जाने लगा, युद्ध, अकाल और महामारी के नीचे अनुपस्थित जमींदारी थी जो किसानों के लिए अधिक शोषणकारी थी। जमीन की खरीद फरोख्त होने लगी। अब जमीन को भारत में वस्तु के रूप में देखे जाने लगा, जिससे जोत का आकार घटने लगा, उत्पादकता भी घटने लगी। राजस्व वसूली में अंग्रेज नगद वसूली को अधिक महत्व दिए जाने के कारण वाणिज्यिक फसलों को अधिक बढ़ावा दिया जाने लगा। खाद्यान्न की तुलना में इन फसलों के उत्पादन में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी। कीमतों के उतार चढ़ाव अधिक होने की वजह से किसान साहूकारों महाजनों के चंगुल में फंसते चले गए और अपनी जमीन से हाथ धो बैठे। स्थिति यहाँ तक आ गई कि अब किसान कृषक मजदूर बनने को विवश हो गया। पांचवा प्रभाव, अंग्रेजों के लिए सामान्य व्यवस्था लाभदायक मानी गई, क्योंकि उन्हें निश्चित राजस्व मिलने से साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण में सहायता मिली। भारत जैसे अजनबी देश में ऐसा सामाजिक मित्र मिल गया जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अंग्रेजों का साथ दे। जब क्रांति हुई तो जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की। जमींदारी व्यवस्था का दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा था। इसके प्रभाव को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि प्रथम भारतीय संविधान 1951 के अंदर जो किया गया उसका मूल उद्देश्य जो था वो जमींदारी व्यवस्था का अंत करना था। अब है दूसरी राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था दक्षिण भारत के अंतर्गत लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कंपनी डायरेक्ट किसानों से समझौता किया और उन्हीं से ऋण वसूलती थी। यहाँ पर जमींदार जैसा कोई वर्ग उपस्थित नहीं था। रैयत से तात्पर्य ही किसानों से लिया जाता है। देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थायी बंदोबस्त में अपेक्षाकृत लाभ न मिला तो उन्होंने नई व्यवस्था के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। व्यवस्था में सरकार ने किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करते हुए किसानों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना और राजस्व वसूली का भी दायित्व किसानों
पर ही सौंप दिया। यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यह भारत के 51% भाग पर मद्रास, पूर्वी बंगाल, मुंबई, उत्तरी पूर्वी राज्यों थे उन पर लागू की गई थी। सर्वप्रथम 1792 में कर्नल रीड ने मद्रास के 12 महल क्षेत्र में से अपनाया, परंतु इसे व्यवस्थित रूप 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाने के क्या कारण थे? इस व्यवस्था को अपनाने के सबसे पहला कारण था कि स्थायी बंदोबस्त से अपेक्षाकृत लाभ न मिला तो उन्होंने एक लचीली और नमनीय व्यवस्था अपनाना की सोची, जिसके अंदर राजस्व की दर को कुछ वर्षों बाद परिवर्तित कर सके। रैयतवाड़ी क्षेत्रों को उन क्षेत्रों में अपनाया जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में सामाजिक आर्थिक ढांचा जमींदार जैसे किसी मध्यम वर्ग को अपनाने में सक्षम नहीं था। यह सरकार किसानों को व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहती थी। किसान यह दिखाना जब ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यह दिखाना चाहती थी कि अब भारत के अंतर्गत वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने वाली है और भारतीयों से संवेदना भी प्राप्त करना चाहती थी। वे रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ प्रावधान थे। रैयत राज्य को जमीन का लगान देगा। दूसरे, किसानों को भूमि को बेचने और गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। रैयत द्वारा लगान न देने की स्थिति में भूमि पर सरकार का स्वामित्व हो जाएगा। 30 वर्ष बाद पुनः राजस्व का निर्धारण किया जाएगा। बंजर भूमि पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। राजस्व जो व्यवस्थित दर प्रारंभ में 1/2% आधा था, 33%, परंतु यह कालांतर में 55% कर दिया गया था। राज्य कर्मचारी सीधे भू राजस्व संग्रहित करते थे। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त को लागू करने के कारण थे कि इस मरारी के अंदर उन्हें ज्यादा हानि उठानी पड़ी। लगान में वृद्धि नहीं कर सकते थे। 1/11 बाद बिचौलियों जमींदारों को देना पड़ता था। भूमि को रैयतों को सौंपकर लोकतंत्र की स्थापना को प्रदर्शित करना चाहते थे। जब कर्नल रीड ने 1792 में सबसे पहले मद्रास के 12 महल जिले के अंदर 3 से 10 वर्ष की अवधि का समझौता किया था, तब यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। अब तीसरी भू राजस्व व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांवों को राजस्व की इकाई मानकर सामूहिक उत्तरदायित्व से आरोपित की गई। सम्मिलित सभा गांव की समस्त भूमि, बॉडी ऑफ कोसर्स का भागीदारों का समूह ब्रिटेन के क्लासिकी अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर लागू की गई थी। उत्तर भारत के सत्तांतरित विजित क्षेत्र इटावा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, सहारनपुर, अलीगढ़, इन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त लागू करने के प्रश्न पर बंगाल गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच गहरा मतभेद हो गया था। यह भूमि के विशाल क्षेत्र थे किंतु उर्वरता कम थी, जिस कारण इसे व्यक्तिगत स्तर से ज्यादा सामूहिक स्तर पर लागू करना आवश्यक था। महलवाड़ी व्यवस्था को 1822 में हॉर्ट मैकेंजी ने अपनाने की पेशकश रखी। यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू किए गए थे। महलवाड़ी व्यवस्था 20 से 30 वर्षों में परिवर्तित की जाती थी। इसमें भी सर्वेक्षण मापन प्रणाली को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंदर अंग्रेजों ने पहली बार मानचित्र व कुंजियों का प्रयोग किया, जिससे राजस्व में स्पष्टता और पारदर्शिता अपनाई जा सके। सर्वेक्षण के लिए मार्टिन बर्ड को नियुक्त किया गया था। अब है कृषि का वाणिज्यिकरण। जब कृषि उत्पादन को बाजार में बेचकर पूंजी प्राप्त की जाती है, इसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिससे नकद प्राप्त हो। इस फसल का खाद्यान्न से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे वाणिज्यिकीकरण कहते हैं।
भारत में अपने शासन से पूर्व नकदी फसलों की खेती होती थी, लेकिन ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश भारत पर नकदी फसलों हेतु शर्तें खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहिए और कृषि अवसंरचना में मजबूती होनी चाहिए। ये दोनों शर्तें भारत के अंदर अनुकूल नहीं थी, जिस कारण कृषक पर गहरा प्रभाव देखा गया। इस व्यवस्था ने भारत में अकाल, भूखमरी, गरीबी व खाद्यान्न को उत्पन्न किया। यूरोपीय एजेंसी हाउस, इस संस्था ने अंग्रेजों व भारतीय किसानों के मध्य बिचौलियों का काम करती थी और पूंजी निर्धारक में शामिल थे। अब कृषि का वाणिज्यिकरण क्यों हुआ? क्योंकि औद्योगिकरण से मशीनों को कच्चे माल की जरूरत थी। भारत में तरलता को बढ़ाने के लिए नकदी फसलों का उत्पादन शुरू करवाया, ताकि ब्रिटेन में निर्मित माल को भारत जैसे देश में बाजार में बेचने हेतु क्रय शक्ति का होना आवश्यक है। भारत की जलवायु इसके अनुकूल थी। नकदी फसल के प्रभाव है। किसान फसल उत्पादन गांव से हटकर अंग्रेजों के लिए करने लगे। नकदी फसलों से प्राप्त साख को यूरोपीय एजेंसी हाउस वो ले लेती थी। साहूकारों के साथ ऋण में दबकर अपनी जमीनें भी गंवानी पड़ी। इस प्रकार आज हमने पूर्णतः आर्थिक नीतियों को देख लिया है।